Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 12 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are understanding the concepts that I have been imparting to you and you are finding it not difficult to understand the concept. Last time हमने जो है वो लिंक लिस्ट के ऊपर खासी बात की थी, उसके ऑपरेशंस देखे थे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी हस्बे आदत जो है हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर। हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में बात की थी डायनामिक रिप्रेजेंटेशन की कि विच इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लिंक लिस्ट इज़ यूजिंग द फ्री पूल ऑफ स्टोरेज। हीप के हवाले से हमने बात की और हमने कहा था कि ये बेसिकली जो आपकी डायनामिक स्टोरेज होती है कि देयर इज़ द उसमें दो चीज़ें होती हैं। वन इज़ द मेमोरी बैंक which is nothing but a collection of free memory spaces और उसके साथ एक प्रोग्राम होता है जिसको हम memory manager कहते हैं। तो during the creation of linked list whenever a node is required, जब भी ज़रूरत पड़ती है नोड की, the request is placed on the memory manager। हम memory manager को request भेजते हैं। memory manager जो है वो उस वक्त memory bank को सर्च करता है और ये देखता है कि जितना रिक्वायर्ड ब्लॉक आपको चाहिए उस नोड के लिए क्या वो ब्लॉक अवेलेबल है मेमोरी बैंक में, मींस कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेसेस इतनी हैं कि जिसमें आपका नोड स्टोर हो सके। तो अगर तो वो उसको वो रिक्वायर्ड स्टोरेज मिल जाती तो वो उसका पॉइंटर रिटर्न कर देता है टू द कॉलिंग प्रोग्राम। और अगर उसको वो रिक्वायर्ड जगह नहीं मिलती या मेमोरी बैंक खाली है, या खाली से मुराद की मीन्स कि उसमें ऑलरेडी जो स्पेसेस थी वो एलोकेटेड हैं, तो उस केस में वो एरर दे देगा कि या तो मेमोरी इनसफिशिएंट मेमोरी का। फिर उसके बाद जो है हमने गार्बेज कलेक्टर की भी बात की थी कि विच इज़ अ प्रोग्राम विच प्लेज व्हेनेवर अ नोड इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। वो भी एक प्रोग्राम है जो जब आपको नोड की ज़रूरत नहीं है तो आपने उसको वापस करना है एंड इट बेसिकली उसका काम ये होता है कि इट रिटर्न द अनयूज्ड नोड to the memory bank. So memory bank is basically nothing is a list of memory spaces which is available to the programmer as and when desired. So such a memory management इसकी जो technique है we call it a dynamic memory management. And the dynamic representation of linked list using the uses जो है वो basically वो dynamic management allocation की और deallocation की management की policy को deal करता है। उसमें फिर हमने बात की थी कि आप अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें अपने तौर पर भी तो लेट अवेल बी द पॉइंटर विच स्टोर्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लिस्ट ऑफ अवेलेबल मेमोरी स्पेसेस। उसके लिए यू नीड अ पॉइंटर, आपको पॉइंटर चाहिएगा जो स्टार्टिंग पे करेगा। फॉर अ रिक्वेस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर अ न्यू नोड द लिस्ट अवेल बेसिकली उसको सर्च किया जाता है फॉर द ब्लॉक ऑफ द राइट साइज। और अगर वो अवेल नल हो or if the block of desired size is not found, so the memory manager will return a error message accordingly. If the memory is available, the memory manager will return the pointer of the desired block to the caller in a temporary buffer, जिसको कि आप calling program में कह सकते हैं कि new node। तो newly available node now pointed by which उसको new node पे जो कि point कर रहा है then can be inserted at any position in the linked list by changing the pointers of the concerned node। यानी कि जहाँ पर इंसर्ट करना है तो उसके आगे पीछे के जो नोड्स हैं उनकी पॉइंटर को आप एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं एंड दैट न्यूली क्रिएटेड नोड इज देन इंसर्टेड इनटू द लिंक लिस्ट। एंड फिर हमने बात की थी कि जैसे कि ये एलोकेशन होती है फ्रॉम द डायनामिक स्टोरेज, तो हमने आपको वैसे अपने तौर पर एक एल्गोरिथम बताया था फंक्शन गेट नोड का कि जिसमें नोड जो आपको जो चाहिए दैट विल बी पास एज अ पैरामीटर। हमने इसके कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम पर बात की। तो पर्पस बेसिकली इस फंक्शन का था टू गेट अ पॉइंटर ऑफ मेमोरी ब्लॉक विच सूट्स द टाइप नोड। वो नोड आपका रिकॉर्ड भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इनपुट क्या होगा कि नोड इज द टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ मेमोरी हैज टू बी एलोकेटेड एंड आउटपुट क्या होगी बेसिकली इस फंक्शन की, इट रिटर्न्स अ मैसेज इफ द एलोकेशन फेल्स अदरवाइज द पॉइंटर टू द मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड। और हमने बेसिकली ये देखा कि ये जो गेट नोड का जो फंक्शन है ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको बताया था, क्योंकि नॉर्मली जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं
दे प्रोवाइड यू सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज, जैसे सी में malloc और calloc यही काम करते हैं। C++ में अगर और जावा में जाएं तो न्यू का जो ऑपरेटर है वो यही करता है। मगर अगर आपने किसी ऐसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन करनी हो जिसमें पॉइंटर्स या उसमें ये इस किस्म की फैसिलिटी, हीप मैनेजमेंट की या डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट की बिल्ट इन फैसिलिटी ना हो, तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट द फैसिलिटी बाय योरसेल्फ। तो उसमें हमने ये देखा था कि हम चेक करते हैं बेसिकली कि क्या अवेलेबल नल है। अगर अवेलेबल नल है तो वो विल रिटर्न द नल बेसिकली, या एक तो रिटर्न नल कर देंगे, साथ में मैसेज दे देंगे कि इनसफिशिएंट मेमोरी, अनएबल टू एलोकेट मेमोरी। और अगर अवेलेबल नल नहीं है, एल्स पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हम एक करेंगे कि अवेलेबल चूँकि पॉइंट कर रहा है फर्स्ट लोकेशन को ऑफ द फ्री मेमोरी पूल, तो उसको हम उसका एड्रेस सेव करेंगे एक और लेट्स से PTR के नाम से। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या PTR का जो साइज़ है और जो नोड का साइज़ अगर वो बराबर नहीं है, और PTR लिंक जो है क्योंकि वो भी आगे किसी नोड को आगे कर रहा है, वो अगर नल नहीं है तो हम लूप में चले जाते हैं और हम फाइंड करते रहते हैं कि जब तक कि हमें डिज़ायर्ड ब्लॉक ना मिल जाए। तो बेसिकली इसमें हम अगर है तो एक और पॉइंटर रखते हैं PTR1, तो पॉइंटर को जो है PTR की वैल्यू उसमें कॉपी करते हैं और PTR के अंदर हम उसके नेक्स्ट वाला एड्रेस जो है वो कॉपी कर देते हैं। तो ये लूप जो है वो बेसिकली उस वक्त ब्रेक होगा कि या तो आपको डिज़ायर्ड साइज़ का ये मिल जाए और या आपको जो है वो आप एंड ऑफ दी अवेल पे पहुंच जाए तो नल हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से चेक करते हैं कि अगर आपका जो है वो जो डिज़ायर्ड ब्लॉक मिल जाता है तो आप जो है वो PTR1 के लिंक में PTR का लिंक का एड्रेस जब कॉपी करेंगे तो वो बाईपास हो जाएगा। तो PTR को जो है वो आप आसानी से रिटर्न कर सकते हैं और वो आपको बेसिकली एड्रेस दे देगा, रिटर्न करेगा टू द कॉलिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द डिज़ायर्ड ब्लॉक। और अगर वो उसकी वजह से नहीं ब्रेक हुआ तो PTR अगर नल हो गया तो इट मीन्स के उतने साइज़ का ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, तो उसमें भी हम मैसेज दे सकते हैं कि द मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्टेड इज़ टू लार्ज टू फिट इन द अवेलेबल मेमोरी। उसके बाद हमने एक दूसरे फंक्शन की बात की जो था रिटर्न पॉइंटर, रिटर्न नोड वो करना है। उसमें हमने कहा था कि हम पॉइंटर बेसिकली एड्रेस भेजेंगे कि इस मेमोरी लोकेशन को मज़ीद नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, तो हमने उसके कॉन्सेप्ट और एल्गोरिथम पर बात की थी। तो पर्पस बेसिकली इस फंक्शन का था टू रिटर्न अ नोड हैविंग पॉइंटर PTR टू द फ्री पूल ऑफ स्टोरेज, जिसको अब भी हम कह रहे हैं। तो इनपुट इसमें एक पॉइंटर होगा जो एज अ पैरामीटर पास होगा, इज द पॉइंटर ऑफ अ नोड टू बी रिटर्न टू अ लिस्ट पॉइंटेड टू बाय बेसिकली अवेल में जो लिस्ट है उसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। और आउट बेसिकली क्या होगी, द नोड इज इंसर्टेड एट द एंड। हम इसमें सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं कि जो अवेलेबल पूल है उसके एंड में उसको इंसर्ट कर देगा। मगर यू कैन इंसर्ट द फ्री नोड एट द फ्रंट और एट एनी पोजीशन, उसका एल्गोरिथम थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो आप बासानी कर सकते हैं। और ये भी हमने जो है आपको कहा था कि बेसिकली सी में फ्री और डिलीट है ऑपरेटर, C++ में जो ये काम ये ऑलरेडी कर देता है। जावा में जो है वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, द अनयूज्ड मेमोरी कैन ऑटोमेटिक बी कलेक्टेड बाय द सिस्टम कॉल, वो ऑटोमेटिकली कर लेती है, द प्रोग्रामर डजंट हैव टू रिव्यू। तो उसका मैंने फिर थोड़ा सा जो है वो एल्गोरिथम की बात की थी कि हमने कहा था कि वही अवेल की जो है एड्रेस उसको हम स्टोर करेंगे PTR1 में, और जब तक भी हम ये चाहे लूप चलाएंगे कि जब तक PTR का लिंक जो है वो नल नहीं हो जाता तो हम PTR1 के अंदर PTR1 का लिंक दे देंगे। और जो आखिर में जब ये लूप ब्रेक होगा तो बेसिकली हम लास्ट नोड ऑफ द अवेलेबल लिस्ट विल बी पॉइंटेड बाय PTR1। तो अब हम क्या करेंगे कि उसके लिंक में PTR का एड्रेस देंगे और उसके जो है उसके बाद हम PTR के लिंक को बेसिकली नल कर देंगे। तो इस तरह वो अवेलेबल लिस्ट के एंड में ये ऐड हो जाएगा। फिर हमने जो है ये रिटर्निंग हमने बात की। फिर जो बेसिकली जो दो ऑपरेशंस रह गए थे लिंक लिस्ट में, हमने कल उन पर जो है वो तफसीलन बात की लास्ट लेक्चर में। एक था इंसर्ट का और दूसरा था डिलीट का। तो उसमें इंसर्ट जो है, इंसर्टिंग अ नोड इन द मिडल ऑफ द लिस्ट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अपेंडिंग। लेक्चर नंबर 10 में हमने अपेंड की बात की थी। तो वो हम ये बेसिकली इस एल्गोरिथम जो हमने आपसे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमने अजम्पशन ली थी कि ऑल वैल्यूज़ इन द लिस्ट आर ऑलरेडी सॉर्टेड एंड यू वांट दैट ऑल न्यू वैल्यूज़ टू बी इंसर्टेड इन द प्रॉपर पोजीशन। वो लिस्ट में जो सॉर्टेड है उसके अंदर आपने प्रॉपर पोजीशन पर ही उसको करना है। तो वो हमने कहा था कि जो टिपिकल हम जो ले रहे थे लिंक नोड का स्ट्रक्चर हमने वही इस्तेमाल किया।
और प्री कंडीशन हमने इसमें ये रखी थी इस एल्गोरिथम में कि द लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। तो बेसिकली इसका एल्गोरिथम बड़ा आसान था कि अभी सबसे पहले हम एक न्यू नोड को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उस न्यू नोड में डेटा को स्टोर कर लेंगे, और अगर तो अब उसके बाद हमने उस नोड को इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस देखे थे। हमने कहा था कि जी अगर तो इफ़ देर आर नो नोड्स इन द लिस्ट, इट मीन्स कि लिस्ट एम्प्टी है। तो लिस्ट एम्प्टी है तो फिर आपका जो नया नोड है दैट बिकम्स द फर्स्ट नोड, तो आप हेड के अंदर उसको बआसानी उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज जो है फिर आप अगर ये सिचुएशन नहीं है, इट मीन्स कि लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो फिर हम करेंगे फाइंड द फर्स्ट नोड हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल द न्यू वैल्यू, या हम एंड ऑफ द लिस्ट पर पहुंच जाए, विच एवर इज फर्स्ट कंडीशन जो मेट हो जाए। तो उसमें हम फिर बेसिकली जैसे ये कंडीशन मेट होगी तो वी विल इंसर्ट द न्यू नोड बिफोर द फाउंड नोड, या अगर एट द एंड ऑफ द लिस्ट है तो फिर बेसिकली हम उसको एट द एंड ऑफ द लिस्ट पे, मीन की जो न्यू नोड है वही आपका उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है तो उसको हम एंड पे अपेंड करते हैं। और इसके लिए फिर हमने थोड़ा सा वो देखा भी था कि नम बेसिकली इसको प्रोग्राम में हमने देखा कि नम होल्ड्स द फ्लोट वैल्यू टू बी इंसर्टेड, न्यू नोड इज यूज्ड टू एलोकेट अ न्यू नोड एंड स्टोर नम इन इट। The algorithm finds first node whose value is greater than or equal to the new node. The new node is then inserted before the found node. तो node PTR हमने यूज़ किया था will be used to traverse the list and will point to the node being inspected. और previous node हमने एक और pointer रखा था which points to the node previous to the node pointer, यानी कि हम जो currently inspect कर रहे हैं और जो पीछे वाला है वो उसके लिए भी pointer रखना है, क्योंकि जब insertion करनी है तो we have to adjust the addresses in both the pointers. तो हमने प्रीवियस नोड को इनिशियलाइज कर दिया था नल से, और फिर हमने उसको आपको प्रोग्राम भी दिखाया जिसमें हमने न्यू के मेथड ऑपरेटर से नया नोड क्रिएट किया, उसमें डाला, और हमने फिर देखा कि इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल तो हमने न्यू नोड का एड्रेस हेड में डाल दिया और न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाल दिया। और उसके बाद हमने अगर अदरवाइज हमने देखना अगर ये कंडीशन नहीं होती एल्स पोर्शन में वे गए तो हमने हेड का जो एड्रेस था वो कॉपी किया नोड PTR में, एंड देन वी स्किप ऑल द नोड हुज वैल्यू इज लेस देन नम। तो हम उसको बेसिकली नोड पॉइंटर को चेक करते हैं कि या वो नल तो नहीं है या उसकी वैल्यू लेस देन नम है, तो हमने क्या किया कि जो उसके नेक्स्ट का एड्रेस होता था वो डालते जाते थे। तो जब अगर प्रीवियस नोड अगर नल है तो इस मीन्स के ये तो फर्स्ट वाला होगा, तो हम हेड को न्यू नोड में डाल देंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट को नोड PTR में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर इन द मिडल या इन द लास्ट में होगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो आपका न्यू नोड है वो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में उसका एड्रेस चला जाएगा और न्यू नोड के नेक्स्ट में आप नोड PTR को डाल देंगे जो करंट का है, इसलिए वो दरमियान में इजीली इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने मेन प्रोग्राम भी देखा यूजिंग द इंसर्ट नोड फंक्शन, और उसके बाद हमने स्टेप थ्रू के ज़रिए आपको बड़ी अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको समझ में इजीली आ गया होगा। उसके बाद हमने डिलीट का जो ऑपरेशन है उसको भी ज़रा तफसीलन देखा था। तो डिलीट के लिए बेसिकली हमने कहा था कि दिस रिक्वायर्स 2 steps. Remove the node from the list without breaking the links created by the next pointer, and then afterwards the second operation is you have to delete the node from the memory and return it back to the free pointer के लिस्ट में हमने उसको डालना था, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि हीप में रिटर्न करना था। तो हमने उसके एल्गोरिथम में 4 केसेस कंसिडर किए थे। इट मीन्स कि लिस्ट इज एम्प्टी, मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनी नोड। एक केस था कि यू हैव टू डिलीट द फर्स्ट नोड जो कि स्टार्ट में है, deleting the node in the middle of the list and deleting the last node in the list. तो हमने उसके लिए एक delete node का function लिखा which searches for a node with a particular value and deletes it from the list, and it uses an algorithm which is very much quite similar to insert node. इसमें भी हमने 2 पॉइंटर यूज़ किए, नोड PTR और प्रीवियस PTR, नोड पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। न्यू नोड की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसलिए हमने उसको नहीं यूज़ किया। तो व्हेन जो नोड पॉइंटर था इट पॉइंट्स टू द नोड टू बी डिलीटेड, वी हैव टू जस्ट एडजस्ट द पॉइंटर द प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में हमने नोड PTR के नेक्स्ट का एड्रेस सिंपली देना था। And this marks the node pointed to by node PTR to be deleted safely from the list. और उसके the final step is to free the memory by using the node pointer. उसको हमने delete operator से delete करना था।
तो उसके लिए फिर आपको प्रोग्राम भी हमने बताया कि जिसमें हमने कहा था कि इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी इट मींस हेड नल है तो उसकी कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, इट मींस कि वी हैव टू डू नथिंग, द लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। तो अगर हेड की वैल्यू जो है वो अगर नम के बराबर है तो हमने बेसिकली क्या करना था कि नोड पीटीआर, हेड का एड्रेस नोड पीटीआर में देना था और हेड के नेक्स्ट का एड्रेस हेड में ट्रांसफ़र करना था, ताकि वो अब सेकंड नंबर का नोड वो पहला नंबर का नोड बन जाएगा और सिंपली जो है नोड पीटीआर को हमने डिलीट कर देना था। अगर ये सिचुएशन अगर पहला नहीं था तो फिर हमने नेक्स्ट में स्किप ऑल नोड हुज वैल्यू नंबर इज़ नॉट इक्वल्स टू नम, हमने उसी तरह नोड पीटीआर को चेक किया क्या वो नल के बराबर तो नहीं है या उसकी वैल्यू एंड इट्स वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नम। तो हमने सिर्फ ये करते थे कि नोड पॉइंटर का एड्रेस प्रीवियस पॉइंटर को देते थे और नोड पॉइंटर के अंदर हम उसके नेक्स्ट का एड्रेस कॉपी कर देते थे। इस तरह हम आगे चलते जाते थे। तो बेसिकली जब ये लूप टर्मिनेट होती थी तो या तो वो इसको दरमियान में मिल चुका होगा या आपका जो है नोड पीटीआर जो है वो नल हो जाएगा, प्रीवियस जो है वो आखिरी वाले को डिनोट कर रहा होगा। तो उस केस में हम सिंपल ये करते थे कि जो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट है उसके अंदर हम नोड पीटीआर के नेक्स्ट का एड्रेस डाल देते थे और सिंपली हमने नोड पीटीआर को डिलीट कर देना था। तो इसके बाद हमने इसको एक मेन प्रोग्राम में इसको रखा, इसको देखा, कुछ वैल्यूज़ दी, फिर मैंने प्रोग्राम स्टेप थ्रू के ज़रिए आपको इन डिटेल समझाया था कि हाउ डिलीट ऑपरेशन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। और मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि पॉइंटर्स के साथ जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो जब तक आप ये इसके फिगर्स नहीं बनाएंगे इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, और उसमें अदरवाइज रन टाइम एरर्स आपको इतने आएंगे या आपको लॉजिकल एरर्स इतने आएंगे कि यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन लॉजिक। तो इसलिए जब भी आप पॉइंटर के साथ कोई भी प्रोग्रामिंग करें तो एक सफ़े के ऊपर या किसी जगह पे आप ये फिगर ज़रूर बनाएं कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनिपुलेट, क्योंकि इसमें मेमोरी लीक्स और डैंगलिंग पॉइंटर का जो मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताया था इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द पॉइंटर, अदरवाइज वंस यू मास्टर दी पॉइंटर ऑपरेशंस तो ये आपके लिए इंतहाई मुफीद और आरामदेह होंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कर्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट की, और इस पर हम राय रखेंगे कि बेसिकली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपको पॉइंटर की फैसिलिटीज़ ना देती हों, बिल्ट इन फैसिलिटीज़, तो उसमें जो है वो ये डायनामिक मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसके अलावा जो आज हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो सर्चिंग के ऊपर है। वी विल डिस्कस अबाउट कि सर्च ऑपरेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, सीक्वेंशियल सर्च क्या चीज़ है, उसके ऊपर हम आज और हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि व्हाट इज़ सीक्वेंशियल सर्च, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे, एल्गोरिदम क्या है, उसके प्रोग्राम भी लिखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब ना हो कि अब हमने एल्गोरिदम्स की चूँकि कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करना है, तो आज हम सीक्वेंशियल सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी को भी, उसके एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे कि उसकी एफिशिएंसी किस हद तक है। तो कंपैरिजन अगर आप मेथड हम करें थोड़ा सा लिंक लिस्ट के हवाले से कि इफ़ द बाउंड टू विच द लिस्ट कैन ग्रो इज़ नॉट नोन, अगर आपको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी हो सकती है तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड यूज़ द पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको मैक्सिमम साइज अगर मालूम है तो आप एरे के ज़रिए उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका हमने जब कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें तो इंसर्ट एंड डिलीट जो है इट टेक्स कांस्टेंट टाइम इन लिंक लिस्ट बट टेक्स इसका जो है बिग एन टाइम्स आ जाता है इन एरे में, क्योंकि उसमें हमें सारा कुछ देखना पड़ता है। प्रीवियस एंड एन जो है इट टेक्स कांस्टेंट टाइम इन एरे बट ओ टू द ऑर्डर ऑफ एन टेक्स टाइम इन द लिंक लिस्ट। जब हम प्रीवियस या एन के हिसाब से जब देखते हैं कि प्रीवियस पे जाना हो या एंड पे जाना हो, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन होती है और आपको जो जाना पड़ता है। Insertion or deletion that affects the element at the position denoted by some position variable such as head या tail, तो इट शुड बी यूज्ड विद केयर, क्योंकि हेड जो है मैंने कहा था कि इट कीप्स द स्टार्टिंग एड्रेस। अगर वंस यू लॉस्ट द एड्रेस ऑफ हेड, और टेल होता है कि सबसे आखिरी अगर एलिमेंट का अगर आपने रखना है तो उसको टेल, तो अगर आपने वो लूज़ कर दिया तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी किस हवाले से, क्या इंसर्शन डिलीशन इन एरेज एंड इन लिंक लिस्ट। तो
एरे इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो उसके जो डिसएडवांटेजेस में आता है कि इट वेस्ट द स्पेस, बिकॉज सिंस इट यूजेस मैक्सिमम स्पेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, क्योंकि उसका साइज फिक्स करना होता है। और हमने कहा था कि नॉर्मली हम जितनी हमें एंटिसिपेशन होती है हम उससे ज़्यादा ही रखते हैं, तो इससे आपकी मेमोरी स्टोरेज वेस्ट हो जाती है। लिंक लिस्ट यूजेस द स्पेस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि जब रिक्वायर होता है उसी वक्त आप क्रिएट करते हैं, डायनामिकली उसकी एलोकेशन करते हैं, तो वो उस हवाले से ज़रा मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। बट चूंकि अब आपने उसमें लिंक भी स्टोर करना था, इसलिए रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस टू सेव द पोजीशन पॉइंटर्स। तो ये उनके आपस में हमने कंपैरिजन में ही थोड़ा सा देखा। अब कर्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं लिंक लिस्ट की, कि सम लैंग्वेजेस दे डू नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स, बट वी कैन सिमुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिंक लिस्ट यूजिंग द कर्सर्स की हम बात करेंगे। तो उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि वी विल क्रिएट एन एरे ऑफ रिकॉर्ड, और उसमें हम 2 एरे रखेंगे। ईच रिकॉर्ड जो है इट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट एंड एन इंटीजर दैट इज यूज्ड एज अ कर्सर। कर्सर मीन्स को वो उसमें एड्रेस रखेगा, and an integer variable L head is used as a cursor to the header cell of the list L। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने ये डायग्राम की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली अब ये हम देख रहे हैं कि हम एरे है, ये हमने एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स रखा हुआ है कि जिसमें आपका ये एलिमेंट होगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट इज बेसिकली ऑफ कैरेक्टर टाइप, और नेक्स्ट में उसी तरह एड्रेस होगा ऑफ द नेक्स्ट। तो उसमें हम ये बेसिकली आप ये देखेंगे तो L जो है हम यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि L एक सेपरेट लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A, B, C। M एक सेपरेट लिस्ट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं D और E। और अवेलेबल जो है वो बेसिकली हमें ये बता रहा है कि कौन कौन से फ्री स्टोरेज स्पेस जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रेस करें तो L जो है it basically takes the starting address of the first list, और उसको वो इस वक्त उसमें वैल्यू 5 है, तो 5 के मुराद की 5th एलिमेंट ऑफ द एरे जो बेसिकली सबस्क्रिप्ट है दैट कंटेन्स द एलिमेंट A, और इसके लिंक में अगर आप देखेंगे तो वो नंबर 8 पड़ा है। इट मीन्स कि आप उसके बाद जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर है, सबस्क्रिप्ट नंबर 8 पर है, और वो देखें वो B है, और B के लिंक में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट तो क्या है, नंबर 3। तो हम 3 पे चले जाएंगे, तो इट मीन्स कि जो नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट है वो एट सबस्क्रिप्ट नंबर 3 पर पड़ा है, और 3 पर हमने देखा कि ये C है मेंबर, और इसका नेक्स्ट जो है उसको हमने 0 बेसिकली हमने रखा हुआ है टू शो कि ये एंड ऑफ द ये नल कैरेक्टर है, ये नल है। इट मीन्स कि ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गई। M एक दूसरी लिस्ट है विच इज़ उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है नंबर 1 पर है, सबस्क्रिप्ट उसका एड्रेस हमारे पास मौजूद है। तो M से हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे पहला एलिमेंट है विच इज़ D, और उसके लिंक में क्या है नंबर 7, और नंबर 7 से अगर हम जाएं तो वहाँ पर एलिमेंट पड़ा है E, और उसके लिंक में जो या नेक्स्ट में जो है मीन्स 0 मीन्स कि यहाँ पर ये लिस्ट ख़त्म हो गई है। और अगर हम ये देखें तो बेसिकली हमारे पास टोटल 10 रिकॉर्ड हैं, जिसमें से इस वक्त 5 यूजेबल हैं और 5 अनयूज्ड हैं। तो वो हम अवेलेबल की लिस्ट में हमने रखा हुआ है, और अवेलेबल का हमें स्टार्टिंग एड्रेस इस वक्त है कि नंबर 9 इज़ अवेलेबल, और नंबर 9 के नेक्स्ट में 10 मीन्स के नंबर 10 वाला भी अवेलेबल है, और 10 के नेक्स्ट में नंबर 3 है। अगर हम 3 पे, ये बेसिकली 3 नहीं होना चाहिए, नंबर 2 होना चाहिए, ये नंबर 2 होगा। थोड़ी सी मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। नंबर 2 पर हम जाएंगे तो वहाँ पर एलिमेंट ये फ्री है। उसके नेक्स्ट में 4 में आप देखें ये अवेलेबल है, उसके एंड पर नंबर 6 है, 6 भी फ्री है, और उसके नेक्स्ट में 0 है। इट मीन्स ये अवेलेबल लिस्ट की फ्री स्पेस मैनेजमेंट है। तो जो अभी आपको मैंने वो उसका जिक्र किया था कि जो गेट नोड और उसके ज़रिए आप चाहें तो बआसानी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने एक कर्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट में अगर हम देखें तो हमने बेसिकली क्या करना है कि ये P और Q जो है वो 2 डिफरेंट लिस्ट्स हैं, और हम ये करना बेसिकली चाह रहे हैं कि A जो है जो इस वक्त P का हिस्सा है, P में इस वक्त 2 चीज़ें हैं A और B, और ये आगे लिस्ट चल रही है Q में जो है वो बेसिकली ये डिफरेंट लिस्ट है। तो हम इसको यहाँ पर शामिल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि इसके जो लिंक है
वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका लिंक इसको पॉइंट कर रहा है। अगर हमने इसको लूज कर दिया तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। तो हम ये सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्यू का एड्रेस अगर हम चाहें तो टेम्प में डाल सकते हैं, तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा होगा, लिहाजा इसके अंदर हम सबसे पहले इसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब की पी और क्यू दोनों ही किसको पॉइंट कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं। अब इसका हमें पहला का पॉइंटर मिल गया। अब हमने क्या किया कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमने चूंकि इस लिस्ट से निकालना है, तो इसके जो लिंक का एड्रेस है नेक्स्ट का, वो हम कॉपी कर देंगे पी में। जब हम कॉपी पी करेंगे तो ये आपका एड्रेस ख़त्म हो जाएगा, एंड पी विल नाउ बी पॉइंटिंग टू बी, तो वो आगे लिस्ट को कंटिन्यू रखेगा। और अब क्यू में ये चूंकि शामिल हो गया है, तो इसके अंदर आपने सिर्फ इसके लिंक में इसका एड्रेस डालना है, जो कि आपने फ़िलहाल टेम्परेरी उसमें वेरिएबल में रखा हुआ था, पॉइंटर वेरिएबल में। तो हम इसको सिर्फ यहाँ पर कॉपी करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला एलिमेंट इस लिस्ट में बासानी एट द स्टार्ट शामिल हो गया। तो इसके ज़रिए जो है वो हम इस मेथड से भी कर्सर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट बासानी कर सकते हैं। आज का दूसरा टॉपिक हमारा है सर्चिंग का। A question you should always ask when selecting a search algorithm, कोई भी एल्गोरिथम लेना हो, कि how fast does the search have to be, कि कितनी फास्ट होनी चाहिए। बेसिकली उसका रीज़न ये है कि इन जनरल जितना आपका एल्गोरिथम फास्टर होगा, एफिशिएंट होगा, उतना ही वो कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि यू डोंट ऑलवेज नीड टू यूज और यू शुड यूज द फास्टेस्ट एल्गोरिथम। ये आपका याद, मैंने अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से उस वक्त भी बात की थी कि फास्ट मशीन एंड फास्ट एल्गोरिथम्स, यू डोंट ऑलवेज नीड टू यूज और यू शुड यूज द फास्टेस्ट एल्गोरिथम, ये लाजमी नहीं होता। एंड वी विल नॉट एक्सप्लोर द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिथम्स कीपिंग द स्पीड ऑफ द एग्जीक्यूशन इन माइंड। बेसिकली सर्चिंग की दो टेक्निक्स हैं, वन इज़ द सीक्वेंशियल सर्च, उसको लीनियर सर्च भी कहते हैं, एंड द अदर इज़ द बाइनरी सर्च। मगर आज का हमारा जो लेक्चर है वो सीक्वेंशियल सर्च पर ज़्यादा फोकस होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाइनरी सर्च पर भी काफ़ी तफसीलन बात करेंगे। A search algorithm basically is a method of locating a specific item of information in a larger collection of data। एक लार्जर कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसमें से आपने एक एलिमेंट का वो है, वो बेसिकली उसको मालूम करना है कि वो उसमें मौजूद है या नहीं है। अगर है तो या तो उसकी पोजीशन ले लें या वो एलिमेंट आप ले लें। तो सर्च एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पेश आई? कंप्यूटर हैड ऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी, और हमने कहा कि मेमोरी इज बेसिकली नथिंग बट अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। डेटा उसमें स्टोर है नाउ, और चूंकि वो एक सीक्वेंशियल में लीनियर सीक्वेंस में सारा पड़ा हुआ है, वी हैव टू लुक एट वेरियस वेज ऑफ सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा और फॉर वेयर टू प्लेस अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। या तो हमने कहीं उसको ऑलरेडी रीड करना है, उसके लिए ढूंढना है, या हमारे पास राइटिंग के लिए आया तो हमने मेमोरी में राइट भी करना, तो उसके लिए भी हमें एक फ्री स्पेस चाहिए कि जहाँ पर जाके हमने लिखना है। तो each data item in memory, it has a unique identification, we called it the key of the item। तो key of the item जो है वो उसकी unique identification भी होती। तो basically searching क्या है कि हम ये कहते हैं कि finding the location of the record with a given key value, जो वो unique होती है वो उससे हम उसको find करेंगे बासानी। और in some cases finding the locations of some or all the records which satisfy one or more conditions। ये मीन्स कि डुप्लीकेशन भी हो सकती है कि आपको ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसमें या तो तम आए या बहुत तमाम रिकॉर्ड जो किसी एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को मैच करते हैं। जैसे हम ये स्टूडेंट्स एग्जांपल में हम बड़े आसानी ले सकते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि बीबीए में, क्योंकि आईटीसी का कोर्स बीबीए में भी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स बीबीए में भी है और बीएससीएस में भी है। तो इसमें हम ये देखना ये चाहेंगे कि भाई बीबीए में जो है वो कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया और बीएससीएस में कितने लोगों ने ए ग्रेड लिया। तो चूंकि आपकी कंडीशन ज़्यादा हो जाएंगी तो इसलिए आपको जो है बहुत जो अच्छे स्टूडेंट्स अगर क्लास में है तो दे कैन हैव मोर देन वन पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग स्टूडेंट्स ऑफ हैविंग द ए ग्रेड्स। तो उसमें जो है वो आपकी जो लोकेशंस होंगी वो एक से ज़्यादा भी हो जाएंगी।
तो सर्च एल्गोरिथम्स जो हैं दे स्टार्ट विद अ टारगेट वैल्यू, आप उनको कोई ना कोई एक टारगेट वैल्यू देते हैं एंड देन यू एम्प्लॉय सम स्ट्रेटजी टू विजिट द एलिमेंट्स लुकिंग फॉर अ मैच। उसके बाद हम कोई स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करते हैं कि जिससे हमें वो एलिमेंट्स जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए। तो अगर टारगेट हमें मिल जाता है, जो वैल्यू इसकी हमने पास की है की वैल्यू, तो हम इंडेक्स ऑफ द मैचिंग एलिमेंट जो है वो बेसिकली हमारा रिटर्न वैल्यू बन जाती है कि जी इस पोजीशन पर ये एलिमेंट मौजूद है, इस पर आप कोई प्रोसेसिंग करना चाहें या इसको रिमूव करना चाहें तो उस पर कोई भी ऑपरेशन किया जा सकता है। तो लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च की अगर हम बात करें तो इन कंप्यूटर साइंस लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ लिस्ट। तो लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च का मतलब है कि किसी लिस्ट में हमने एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको ढूंढना है एंड दैट कंसिस्ट ऑफ चेकिंग एवरी वन ऑफ इट्स एलिमेंट्स वन एट अ टाइम। तो हमने उसके तमाम एलिमेंट्स को देखना है और देखना भी किस तरह है, वन एट अ टाइम देखना है और एक सीक्वेंस में देखना है, वन आफ्टर अनदर, ये नहीं कि रैंडमली देखना है। तो लीनियर सर्च को हम इसलिए कहते हैं कि हम एक तरफ से स्टार्ट होंगे और उस तरफ से हम हर एलिमेंट को बारी बारी देखेंगे। कब तक? कि जब तक हमें डिजायर्ड वन, अगर एक रिकॉर्ड चाहिए तो जैसे ही वो हमें मिल जाएगा तो हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स की क्राइटेरिया की मैच करना है तो फिर हम उसको एंड ऑफ द लिस्ट तक लाजमन ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितने वैल्यू जो एलिमेंट्स हैं वो इस गिवन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि इस वर्स्ट केस कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो वर्स्ट केस वही है कि अगर आपको नहीं मिलता तो आपको तमाम एलिमेंट्स इन द लिस्ट तो देखने ही होंगे ना, तो ये वर्स्ट केस की कॉस्ट है एंड सो इट्स एक्सपेक्टेड। तो हम इसको वर्स्ट केस सिनेरियो को मद्देनजर हमेशा रखते हैं कि इससे बुरा नहीं हो सकता एंड दैट विल बी द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड कॉस्ट। और so it's if all list elements are equally likely to be searched for। तो हम ये कह सकते हैं कि if the list has more than a few elements, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जब ज़्यादा हो जाते हैं तो अदर मेथड जो सर्चिंग मेथड है सच एज बाइनरी सर्च या हैशिंग, तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। बट जब आप उनको इस्तेमाल करेंगे दे ऑल्सो इम्पोज एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। जैसे बाइनरी सर्च को काम में लाने के लिए ये शर्त होती है कि आपका डेटा मस्ट बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर हो, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, इसको ऑर्डर में होना चाहिए। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें लीनियर सर्च की तो बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है। इट कैन बी अप्लाइड ऑन रैंडम एज वेल एज सॉर्टेड एरेज। आप ऐसे एरेज जिनको जो सॉर्टेड हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और जो सॉर्टेड नहीं है रैंडमली जिनमें वैल्यू स्टोर हुई हुई है उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसकी जो थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज़ मोर नंबर ऑफ कंपैरिजंस के बाद ये बताता है कि जी ये अवेलेबल है या फाउंड हुआ या नहीं हुआ, और इसलिए इसको लीनियर सर्च को रिकमेंड किया जाता है। इट इज़ बेटर फॉर स्मॉल इनपुट्स एंड नॉट फॉर लॉन्ग इनपुट्स। अगर आपकी इनपुट्स छोड़ी हैं 8, 10, 20, 25, 30, 100 तक, तो उनके लिए तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आपकी जो डाटा आइटम्स हैं वो अगर आपके थाउजेंड्स में चले जाएं या मिलियंस में चले जाएं तो उसमें से सीक्वेंशियल सर्च जो है वो एफिशिएंट मेथड नहीं है उस केस में, तो वो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। बट उसके लिए फिर ये है कि अगर जो बाइनरी सर्च या हैशिंग का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं विच गिव्स बेटर रिजल्ट्स, तो उसके लिए शर्त ये होती है कि योर डेटा इज शुड बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर। और स्पेशली हम इस वक्त बात करेंगे एरेज के हवाले से। तो लीनियर सर्च के अगर हम देखें तो उसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। ये एक बेसिकली लूप यूज़ करता है टू सिक्वेंशली स्टेप थ्रू एन एरे। वो एक हम लूप के ज़रिए एरे को ट्रेवर्स करते जाते हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट, और ये क्या करता है कि हर एलिमेंट की जो वैल्यू है और उसको कंपेयर करता है कि जो की आपने प्रोवाइड की है उसके साथ इसको कंपेयर करता जाता है, और ये उस वक्त रुकता है व्हेन दैट वैल्यू इज़ फाउंड। या तो वो वैल्यू मिल जाए या आप एरे के एंड पे पहुंच जाएं। इट मींस कि अब जो है वो मज़ीद एलिमेंट्स एरे में मौजूद नहीं हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि द रिक्वेस्टेड एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन द लिस्ट। और इट कैन ईजिली बी अप्लाई टू बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लिस्ट।
अगर हम इसका एल्गोरिथम देखें तो हम इसमें 3 वेरिएबल्स रख रहे हैं। सेट फाउंड, उसको हम फॉल्स करेंगे, एंड सेट पोजीशन, पोजीशन का जो है उसको हम इनिशियली -1 की वैल्यू देंगे, और इंडेक्स को हम 0 कह रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वाइल इंडेक्स इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, और फाउंड जब तक फॉल्स है आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या लिस्ट ऑफ इंडेक्स जो है, इंडेक्स बेसिकली पोजीशन बता रहा है, तो वो लिस्ट ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू द सर्च वैल्यू जो आपने पास की है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो आप फाउंड को कहते हैं कि जी मिल गया, यूरिका, ट्रू, और उसका जो इंडेक्स है वो हम पोजीशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इफ़ का एंड हो जाता है, उसके बाद हम इंडेक्स के अंदर 1 1 ऐड करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हम वाइल पर जाके फिर चेक करते हैं। तो चूंकि इंडेक्स जो है वो आपका लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड फाउंड इज फॉल्स, फाउंड चूंकि ट्रू हो चुका था, पहली ही वैल्यू आपको मिल गई थी, तो इसलिए ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जो पोजीशन आई, जो पोजीशन में ऑलरेडी स्टोर्ड होगा कि वो उसमें उसको मिल चुका है, तो वो आप रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं होगा, ये फॉर्म मेरा नहीं होगा, तो आप इंडेक्स को ऐड करते जाएंगे और ये चेक करता जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड फाउंड फॉल्स, उसमें हम चेक करते रहेंगे कि वो सर्च वैल्यू के बराबर है करंट एलिमेंट या नहीं। इसका हम छोटा सा एक प्रोग्राम फंक्शन देखते हैं जिसको हम लेट्स सपोज नाम देते हैं लेन सर्च का। इट विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। इसके 3 पैरामीटर्स हैं, एक एरे ऑफ रिकॉर्ड्स है जो जिसका नाम हम लिस्ट ले रहे हैं, आइटम एक इंटर जिसको हमने फाइंड करना है, एंड साइज जो है ऑफ द एरे इज गिवन इन द थर्ड पैरामीटर विच इज साइज। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फाउंड को 0 कर दिया, पोजीशन -1, चूँकि अगर हम सी लैंग्वेज के हिसाब से देख रहे हैं तो वो चूँकि एरे का सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम पोजीशन को -1 से कर रहे हैं, और हम इंडेक्स को भी 0 कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स बेसिकली उसके ज़रिए हमने देखना है कि वाइल इंडेक्स इज लेस देन साइज, जो कि ये साइज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट है, एंड फाउंड इक्वल्स फॉल्स। तो आप क्या देखते हैं, लिस्ट ऑफ इंडेक्स को कंपेयर किससे करते हैं, आइटम जिसको आपने सर्च करना है। अगर ये मिल जाता है तो आप फाउंड में 0 की बजाय 1 स्टोर करेंगे और पोजीशन के अंदर इंडेक्स आ जाएगा। अदरवाइज आप इसके बाद जो है इफ स्टेटमेंट के बाद आप बेसिकली इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, एंड यू विल चेक द लूप अगेन। तो बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, और वंस दिस लूप इज ब्रेकन तो आपको पास पोजीशन में ऑलरेडी स्टोर होगा। अगर ये एंड ऑफ द फाउंड इज इक्वल टू 0 भी होगा तो पोजीशन के अंदर चूंकि माइनस है, दैट -1 विल बी रिटर्न, और इससे मालूम हो जाएगा कि ये कॉलिंग प्रोग्राम को कि ये जो डाटा वैल्यू जो मैंने दी है ये उस लिस्ट में मौजूद नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के हवाले से देखें तो एक एरे हम ले रहे हैं नम लिस्ट का, उसको 7 मेंबर्स ले लेते हैं, और उसको ये अनऑर्डर्ड है। हम ये देख रहे हैं कि पहले सबस्क्रिप्ट में जो 0 है उसमें 17 है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 23 है, then 5, then 11, then 2, then 29 and then 3। चूँकि साइज फिक्स है तो 7 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें हम 2 केसेस लेते हैं कि जिसमें एक ऐसा है हम टेस्टिंग के लिए लेते हैं कि जो एलिमेंट इस लिस्ट में मौजूद है, और उसके बाद हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे कि जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो आपकी इस वक्त वैल्यू जो है या जिसको आप की कह लें वो 11 है। तो जब ये इसकी लूप स्टार्ट होगी तो ये चेक करेगा कि क्या नंबर 1 जो है वो 11 के बराबर है, और साथ में देखेगा क्या ये एंड ऑफ द एरे तो नहीं पहुंच गया, साइज भी उसका फाउंड जो है वो हमने फॉल्स रखा हुआ। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू हो गई तो ये हमने उसमें बेसिकली जब उसको नहीं मिला तो वो उसने क्या किया कि इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया तो ये सेकंड आ गया। तो अब आप इसी ये जो आपकी वैल्यू है इसको कंपेयर कर रहे हैं विद 23, और उसमें भी चूंकि ये इक्वल नहीं है और फाउंड भी चूंकि नहीं हुआ तो इसलिए हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले वो आपका जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1। तो फिर आप ये देखेंगे कि थर्ड टाइम जो है वो 5 से वो जब कंपेयर करेगा तो फिर ये जो है फाउंड नहीं हुआ तो वो फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा अब 11। और जब वाइल लूप में जाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग कंडीशन में हम इस 11 को इस 11 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो चूँकि मैच कर जाएगा तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर इज़ एट पोजीशन
4 वो रिटर्न हो जाएगी। अब हम एक ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं ऐसी वैल्यू के लिए जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो लीनियर सर्च क्या करेगा कि पहले उसी तरह 17 को कंपेयर करेगा 7 के साथ, क्या ये बराबर हैं, नहीं है तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, क्या 23 11 के बराबर हैं, नहीं है, और वो फाउंड भी नहीं हुआ तो फिर अब वो थर्ड पे जाएगा तो वो इस थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेगा, वो भी नहीं है, फोर्थ पे जाएगा तो सॉरी इससे 7 के साथ फोर्थ पे जाएगा तो वो भी नहीं मैच कर रहा, फिफ्थ पे जाएगा 2 के साथ तो फिर भी नहीं मैच कर रहा, जब 6 पे 29 पे जाएगा तो भी वो 7 से मैच नहीं कर रहा, जब वो 7th पोजीशन पर चला गया और वहाँ से भी उसने कंपेयर किया तो वो उसके वैल्यू नहीं मिली, और उसके बाद चूंकि एंड हो जाएगा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने तमाम को देख लिया, तो हम एक सेफली आपका प्रोग्राम एक एरर मैसेज देगा कि द रिक्वेस्टेड वैल्यू इज नॉट फाउंड, दैट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम लीनियर सर्च के ट्रेड ऑफ्स की बात करें तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इजी एल्गोरिथम है टू अंडरस्टैंड एंड एरे कैन बी इन एनी ऑर्डर, चाहे वो सॉर्टेड भी हो सकता है और अनसॉर्टेड भी हो सकता है। इसकी डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इसकी एक्सेस स्लो है, इनएफिशिएंट है, एंड फॉर एरे ऑफ n एलिमेंट्स यू हैव टू एग्जामिन n over 2 एलिमेंट्स ऑन एवरेज फॉर अ वैल्यू इन एन एरे, और n एलिमेंट्स हो जाएगा फॉर वैल्यू दैट आर नॉट इन एरे। इट मीन्स कि अगर आपने एरे में वैल्यू मौजूद है तो ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ तक आपको बता सकता है कि ये मौजूद होगा कि नहीं, और n जो है वो बेसिकली शो कर रहा है एलिमेंट्स फॉर वैल्यू नॉट इन द एरे, तो उसके लिए फिर ये बजाय n/2 एलिमेंट्स के इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n तक चली जाएगी। हम इसका एनालिसिस करते हैं कि लेट से कि लिस्ट हमारे पास है विद n एलिमेंट्स, n आइटम्स हैं उसमें। द बेस्ट केस, इस केस में क्या होगा कि व्हेन द वैल्यू इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, सब पहले लिस्ट है आपका, एलिमेंट अगर मिल जाए तो उससे सबसे अच्छा सिनेरियो उसके लिए, इन विच केस ओनली वन कंपैरिजन इज नीडेड। द वर्स्ट केस क्या होगा कि इज व्हेन द वैल्यू इज नॉट इन द लिस्ट और अकर्स ओनली वंस एट द एंड ऑफ द लिस्ट। उसके केस में तो ट्रैवर्सिंग ही बन गई कि आपने हर एलिमेंट को तो चेक किया, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन विच केस n कंपैरिजंस दे आर बेसिकली टू बी नीडेड फॉर फाइंडिंग आउट कि जी वो मौजूद है या नहीं है। तो बेस्ट केस में है 1 और अननोन केस में ये n कंपैरिजन एटलीस्ट होंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको ये देखें कि इफ द वैल्यू बीइंग सॉट अकर्स, और जिस वैल्यू को आप देखना चाह रहे हैं वो अगर k टाइम्स मींस के एक से ज़्यादा दफ़ा लिस्ट में अवेलेबल है, एंड ऑल ऑर्डरिंग ऑफ द लिस्ट आर इक्वली लाइकली, तो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे, तो इफ अगर k इज इक्वल टू 0 है तो वो देन इट इज़ n होगा, और अगर k आपका जो है वो 1 से ले के n के दरमियान वैल्यूज़ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देन इट इज़ n+1 ओवर k+1। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं कि इफ़ अ वैल्यू बीइंग सॉट अकर्स वंस इन द लिस्ट एंड ऑल ऑर्डरिंग ऑफ द लिस्ट आर इक्वली लाइकली, तो हम ये कह सकते हैं दी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंपैरिजन इज बेसिकली n+1 ओवर 2। So however, if it is known that it occurs once, then at most n-1 comparisons are needed, and the expected number of comparisons is basically n+2 into n-1 whole को ऐड करने के बाद आप डिवाइड करेंगे 2n से। For example, for n is equal to 2, this is 1 corresponding to a single if then else construct. Either way हम ये कह सकते हैं कि asymptotically the worst case cost and the expected cost of the linear search are both big O to the order of n. Non-uniform probabilities. The performance of linear search improves if the desired value is more likely to be near the beginning of the list than to its end. तो लीनियर सर्च की परफॉर्मेंस उस वक्त इम्प्रूव होती है कि जो आप एलिमेंट्स जो आप डिज़ायर कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट है, तो बेसिक द डिज़ायर्ड वैल्यू इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इन द फर्स्ट नियर द बिगिनिंग तो रादर देन टू द एंड। इसके अलावा देयरफॉर इफ सम वैल्यूज आर मच मोर लाइकली टू बी सर्च्ड देन अदर्स, तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्लेस देम एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट ताकि वो एफिशिएंट हो जाए। In particular, when the list items are arranged in out of decreasing probability,
तो हम ये कह सकते हैं कि these probabilities are geometrically distributed and the cost of linear search is only constant 1 to the big O, and if the table size n is large enough, linear research will be faster than the binary research whose cost is n log n. लीनियर सर्च की एप्लीकेशन की बात करते हैं कि लीनियर सर्च इज यूजुअली वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट and is practical when the list have only a few elements or when performing a single search in an unsorted list. So when many values have to be searched in the same list, it often pays to pre-process the list in order to use a faster method. तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप उस लिस्ट को पहले से एक दफ़ा प्री प्रोसेस कर लें ताकि उसका हम जो ऑर्डरिंग उसको हम चेक कर सकें, वो एक बेहतर algorithm से कर सकें. For example, one may sort the list and use the binary search, or they build any efficient search data structure from it. Should the content of the list change frequently, अगर तो बड़ी frequently change हो रही है, तो repeated reorganization may be more trouble to do rather than it's worth at the moment. When many values have to be searched in the same list, it often pays to pre-process the list in order to use it as a faster method. For example, one may sort the list and use the binary search, or they can build any efficient search data structure from it. Should the content of the list change frequently, तो repeated reorganization may be more trouble than it's worth. तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ रही है डेटा की फ्रीक्वेंसी की, तो फिर उसकी रीऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो एज अ रिजल्ट, इवन दो इन थ्योरी अदर सर्च एल्गोरिथम मे बी फास्टर देन द लीनियर सर्च, फॉर जैसे एग्जांपल है बाइनरी सर्च की, मगर इन प्रैक्टिस हमने ये देखा है कि इवन ऑन मीडियम साइज्ड अरेज अराउंड 100 आइटम्स और लेस, इट माइट बी इनफिजिबल टू यूज एनीथिंग एल्स. तो सीक्वेंशियल बहुत है. On larger arrays, it only makes sense to use other faster search methods if the data is large enough. But the initial time to prepare means जो sorting जो है of the data is comparable to many linear searches. क्योंकि ये जो sorting करनी पड़ती है, it takes a lot of time and effort, और ये जो है उसकी ऊपर कॉस्ट भी आएगी. तो इंशाल्लाह जब हमारे आइंदा लेक्चर्स में हम sorting techniques पे भी देखेंगे, तो हम उनकी भी complexity देखेंगे कि उसमें हमें कितना चाहिए. तो उसमें भी एफिशिएंसी तो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, बाइनरी सर्च आपको बड़े क्विक एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च बड़ी क्विकली रिजल्ट्स देगी, मगर उसके लिए आपको डाटा मस्ट बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर, और उस सॉर्टेड ऑर्डर में लाने के लिए रीऑर्गेनाइजेशन करने भी कोई इतना आसान नहीं है, और उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है टाइम की, वो बहुत सारी लीनियर सर्चेस के बराबर भी हो सकती है. हम लीनियर सर्च की फॉरवर्ड ऑपरेशन एक नज़र देखते हैं सूडो कोड कि दिस सूडो कोड डिस्क्राइब्स अ टिपिकल वेरिएंट है ये लीनियर सर्च का, कि वेयर द रिजल्ट ऑफ द सर्च इज सपोज टू बी आइदर द लोकेशन ऑफ द लिस्ट आइटम वेयर द डिजायर्ड वैल्यू वाज फाउंड, और एन इनवैलिड लोकेशन जिसको आप लैम्डा कह लें या कुछ कह लें, जो सिंबल तो इसी तरह का मैंने इस्तेमाल किया है, टू इंडिकेट दैट द डिजायर्ड एलिमेंट डज नॉट अकर इन द लिस्ट. तो बेसिकली एरेज के हिसाब से जो नंबर ऑफ प्लेसेस फिक्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट बेसिकली इफ दैट आइटम हैज़ द डिजायर्ड वैल्यू, तो फिर तो बात है कि यू स्टॉप द सर्च एंड रिटर्न द आइटम लोकेशन. और वो अगर डिजायर्ड वैल्यू नहीं है तो आप बेसिकली चलते जाते हैं और इसी चीज़ को चेक करते जाते हैं कि वो उसमें मौजूद है या नहीं, जब तक कि वो या तो एंड ऑफ द लिस्ट ना हो जाए या वो वैल्यू फाइंड ना हो जाए. In this pseudocode, the last line is executed only after all items have been examined with none matching, and if the list is stored as an array data structure, the location may be the index of the item found, usually between 1 to n. बाद languages चूँकि 1 to n, C जो है वो 0 से n-1 करेगी, तो उस हवाले से भी किया जा सकता है. तो in that case, the invalid location lambda आपको कहना can be any index before the first element such as 0 or -1 respectively, or after the last one n+1 या n respectively आप रख सकते हैं. और अगर आपकी लिस्ट जो है is a simply linked list, then the item's location is its reference and lambda is usually the null pointer. Searching in the reverse order, linear search is an array. In an array is usually programmed by stepping up an index variable until it reaches the last index, and this normally required two comparison instructions for each list item. First one is to check whether the index has reached the end of the array,
and the other one to check whether the item has the desired value or not, means equality check करते हैं. In many computers one can reduce the work of the first comparisons by changing the items by scanning the items in reverse order. तो आप फर्स्ट कंपैरिजन का रीवर्क चेंज करने के लिए भी आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी स्कैन कर सकते हैं. तो रिवर्स ऑर्डर में सर्चिंग कैसे होगी कि सपोज एन एरे ए विद एलिमेंट्स इंडेक्स टू 1 to n is to be searched for a value x. So the following pseudocode performs the forward search returning n+1 if the value is not found. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि i की वैल्यू i हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसके अंदर 1 स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद हमने स्टेप नंबर 3, 4, 5 को रिपीट करना है. कैसे करना है कि अगर तो i की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाए देन वी हैव टू एग्जिट द लूप, और अगर a जो है वो i के सबस्क्रिप्ट के साथ जो है अगर उसकी जो वैल्यू है वो x के बराबर है देन एग्जिट द लूप. और उसके अलावा आपने क्या करना है कि सेट i to i+1, तो ये कॉन्स्टेंटली चेक करता जाएगा. एंड और अगर आपको इस एंड पर नहीं भी मिलेगा तो इसमें चूंकि -1 हमने शुरू में स्टोर किया हुआ है तो वो वही वायस करेगा विच इज़ एन एरर मैसेज. अदरवाइज जिसको इंडेक्स मिल जाएगा तो उस इंडेक्स को वो उसमें कॉपी कर देगा. The following pseudocode searches the array in the reverse order returning 0 when the element is not found. तो हम वही बात कर रहे हैं कि set i to n, repeat this loop, if i less than equals to 0 है then exit the loop, i of a of index जो है then exit the loop, and set i to i-1 जो दूसरे ऑर्डर में जा रहे हैं, and we will return at the end whatever will be the value of i. आप another way to reduce the overhead is to eliminate all checking of the loop index. आप loop index की checking को भी उसके लिए आप sentinel इस्तेमाल कर सकते हैं. And this can be done by inserting the desired item itself as a sentinel value at the far end of the list as in the pseudocode. तो आप basically क्या कर रहे हैं कि अगर a n मौजूद है तो n+1 में आप x स्टोर कर रहे हैं और फिर उसी तरह हम रिपीट करेंगे लूप को कि if i of a is x then we have to exit the loop, otherwise we will set i to i+1 और फाइनली हम i की वैल्यू whatever चाहे वो -1 हो या कुछ हो वो हम रिटर्न कर देंगे. अगर हम इसका एनालिसिस करें with this stratagem, it is not necessary to check the value of I against the list length n. Even if x was not in the A to begin with, the loop will terminate when I is equal to n+1. However, this method is possible only if the array slot जो है a n+1 exist कर रही है but is not being used otherwise. Similar arrangements could be made if the array was to be searched in reverse order and element a0 were available. Although the effort avoided by these ploys is tiny, it is still a significant component of the overhead of performing each step of the search, whichever is small. तो हम ये कह सकते हैं कि only if many elements are likely to be compared will it be worthwhile considering methods that will make fewer comparisons but impose other requirements. Linear search on an ordered list की अगर हम बात करें, for ordered lists that must be accessed sequentially such as linked list or files with variable length records lacking an index, the average performance can be improved by giving up at the first element which is greater than the unmatched target value rather than examining the entire list. It means कि हमें जो है वो एरेस के केस में सर्चिंग में जहाँ पर एलिमेंट अगर एक ढूंढना है तो जैसे ही वो मिल जाए तो हमें मजीद आखिर तक सर्च नहीं करनी चाहिए. And if the list is stored as an ordered array, then binary search is always more efficient than linear search, as with n equals to 8 says, unless there is some reason to suppose that most desired searches will be the small elements near the start of the sorted list, तो वहाँ पर ये effective होगी. Sequential search को अगर हम एक unordered file पर लगाएं तो उसका बेसिक एल्गोरिथम क्या है कि यू शुड गेट द सर्च क्राइटेरियन जो कि की होगा, यू शुड गेट द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल. तो जब तक रिकॉर्ड जो है वो की के बराबर ना हो जाए और यू स्टिल हैव मोर रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो यू शुड गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड. तो व्हेन डू वी नो दैट देयर वाजंट अ रिकॉर्ड इन द फाइल दैट मैच्ड द की, तो कैसे पता लगेगा? तो ऑर्डर्ड फाइल में हम कैसे करेंगे? तो बेसिक एल्गोरिथम है कि गेट द सर्च क्राइटेरियन की, get the first record from the file,
और हम ये कह रहे हैं कि while record is less than key and still there are more record, then you have to get the next record. एंड उसके बाद जब लूप टर्मिनेट होगी तो आप रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड का जो वेरिएबल है वो की के बराबर है तो देन तो वो सक्सेस हो गई है, अदरवाइज देयर इज़ नो मैच अवेलेबल इन द फाइल, और यहाँ पर एंड इज हो जाएगा. तो व्हेन डू वी नो दैट देयर वाजंट अ रिकॉर्डेड इन द फाइल दैट मैच्ड द की. अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, सर्चिंग ऑफ ऑर्डर्ड वर्सेस ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट, तो लेट्स डू अ कंपैरिजन. इफ द ऑर्डर वाज असेंडिंग अल्फाबेटिकल एंड कस्टमर लास्ट नेम्स, how would you search for John Adams on the ordered list compare with the search of the unordered list? Unordered list में जो if John Adams was in the list या if John Adams was not in the list. Ordered list में भी हमने यही चेक करना है कि if John Adams was in the list और या if John Adams was not present in the list. How about George Washington? Unordered में क्या होगा कि if George Washington was in the list या if George Washington was not in the list. और अगर आपकी ordered होंगी तो if George Washington was in the list या if George Washington was not in the list. How about James Madison? इस तरह आप चेक कर सकते हैं. Observation इसमें क्या है कि the search is faster on an ordered list only when the item being searched for is not in the list. Also keep in mind that the list had the first be placed in order for the ordered search. Conclusion हम इससे ये निकाल सकते हैं कि the efficiency of these algorithms is roughly the same. So if we need a faster research, we need a completely different algorithm. How else could we search an ordered file? तो ये हम आगे शायद डिस्कस भी करें. Algorithms को compare कर लेते हैं. Before we can compare different methods of searching या sorting हो या कोई भी algorithm हो, we need to think a bit about the time requirements for the algorithm to complete its task. ये हमने बहुत देखना है कि timing requirements क्या हैं. We would also compare algorithms by the amount of memory needed. Storage space आ जाती है for the code and the for execution means जो वर्क स्पेस है उसके हवाले से भी हमने ज़रा देखना है कि ये कैसे कंपेयर होगा. An algorithm can require different times to solve different problems of the same size. A measure of efficiency basically जो है, for example, the time it takes an algorithm to search for an integer 1 in an array of 100 integers depends on the nature of the array. हमने ये देखना है कि उसका मतलब ये है कि आपकी ऑलरेडी एरेज जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होने चाहिए. इफ सो तो 1 में बी द स्टार्ट और 2 में बी एट द एंड. कंपैरिजन टूल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसिडर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एल्गोरिथम कैन रिक्वायर एंड वी कॉल दिस वर्स्ट केस सिनेरियो. हमने पहले भी कॉम्प्लेक्सिटी में देखा था. वर्स्ट केस सिनेरियो मींस कि ये मैक्सिमम टाइम है जो एल्गोरिथम किसी भी एल्गोरिथम को चाहिए हो सकता है. The worst case analysis states that an algorithm is O is an order function of n if it will not take any more time than k star fn times units for all but a finite number of values n. तो इसको हम पढ़ते हैं रीड द बिग ओ और उसके साथ कोई ना कोई इसका वो टूल होगा और जो रिजल्ट्स आएंगे. एल्गोरिथम की एफिशिएंसी एज ऑन द ऑर्डर ऑफ ओ मींस एज ऑन द ऑर्डर ऑफ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसिडर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम. तो उसमें हम देखते हैं तो ये एफ ऑफ एन अगर हम यहाँ पे बेसिकली करें तो एफ ऑफ एन इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग हाउ द टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज प्रॉब्लम साइज मीन द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन. जितना आप इनपुट बढ़ाते जाएंगे उतना आपका प्रॉब्लम साइज बढ़ता जाएगा. तो द वर्स्ट केस सिनेरियो डजंट मीन द एल्गोरिथम विल ऑलवेज बी स्लो, ये ख्याल रहे. But that it is guaranteed never to take more time than the given bound. वो ये चीज़ गारंटी कर देता है कि इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं वेस्ट हो सकते. And this is called an asymptotic bound. Remember this those asymptotes from algebra. वो same thing ही है. Sometimes the worst case happens very rarely if at all in practice.
एवरेज परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो हार्डर टू कैलकुलेट मीट्रिक इज एन एल्गोरिथम्स एवरेज केस परफॉर्मेंस को बड़ी फ्लक्चुएशन मैंने आपको ग्राफ में दिखाई थी कि एवरेज टाइम की जो केस की जो परफॉर्मेंस है उसमें लीव वो आती है चेंजिंग। एवरेज केस एनालिसिस यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉब्लम साइजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ गिवन साइज टू डिटरमिन हाउ इट विल एक्ट ऑन इट। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमें बताता है प्रॉब्लम साइजेस की और उसके प्रॉब्लम्स ऑफ अ गिवन साइज जिससे हम डिटरमिन कर सकें कि हाउ इट विल एक्ट on an average case. We won't worry about calculating the average case performance at this point, but we will like to see कि sequential search में क्या होता है। तो if the item we are looking for is the first item, तो the search क्या होगा, big order वो constant हो जाएगी 1, this is the best case scenario. If the target item is the last item है, item n है, तो हम ये कह सकते हैं the search takes big O to n, this is the worst case scenario, उतना ही maximum इतनी searches होंगी। On average हम ये कह सकते हैं कि the item will tend to be near the middle n by 2, but this can be written as 1 over 2 into n, and as we will see we can ignore multiplicative coefficients, तो हम average case भी still यही कह सकते हैं कि big O to the order of n। अगर हम sequential search का analysis करें to determine the average number of comparisons in the successful case of the sequential search algorithm, we will consider all possible cases. Means we will find the number of comparisons for each case, and then we add the number of comparisons and divide by the number of cases. And if the search item called the target is the first element, one comparison is required. If it is the second element in the list, two comparisons are required. And if it is the nth element in the list, n comparisons are required. Comparisons उतने ही होंगे। तो अगर हम एक्सप्रेशन को देखें कि it gives the average number of comparisons to find an item in the list size of n, तो एक होगा तो एक, दो होगा तो दो, इस तरह करते जाएंगे तो n हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समेशन अगर हम लें तो इसको डिवाइड करें n के साथ, इट इज़ नोन कि हम ये यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 1 + 2 + 1 n जो है ये बेसिकली n × n + 1 over 2 के बराबर होता है। तो देयरफॉर द फॉलोइंग जो है expressions they gives the average number of comparisons made by the sequential search in the successful case। तो अगर हम ये वाला है बेसिकली, तो इसमें क्या होगा कि 1 over n को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 + 2 + 4 इसकी जगह हम लिख देते हैं n × n + 1 over 2। तो ये n जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज केस जो है वो n + 1 over 2 है। So the time that sequential search takes is proportional to the number of items to be searched. Another way of saying the same thing using the big O notation is that it is big O to the order n. So a sequential search is of order n. अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअली भी थोड़ा सा देख लें कि हम ये बेसिकली ये है कि ये एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्च, जिसमें ये एक एरे है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि 1 और 8 जो है वो इज़ द नंबर ऑफ पोजीशंस हैं और 3 इज़ द एलिमेंट टारगेट जो है वो 3 है जिसको हमने देखना है। ये इसके इंडेक्सेस हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसको पहले फर्स्ट इंडेक्स को जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे विद द की वैल्यू विच टारगेट 3, तो वो नहीं है। फिर हमने 2 पे करेंगे तो भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि नंबर 6 पे जो है the match is at index equals 6, तो it will return the index 6। अब हम एक ऐसा देख रहे हैं इंडेक्स बेसिकली सीक्वेंशियल सर्च हम कर रहे हैं एरे में से ही जिसका एलिमेंट जो है 1 और 8 है और उसमें हमने 11 नंबर इज द आइटम टू बी सर्च्ड, टारगेट 11 है। तो पहले इससे कंपेयर होगा, ये नहीं है, फिर इससे कंपेयर होगा तो भी नहीं बराबर, इससे करेंगे तो भी नहीं बराबर, 9 से करेंगे तो भी बराबर नहीं है, 5 से करेंगे तो 5th एलिमेंट से किया तो वो भी इससे बराबर नहीं है, 6th एलिमेंट से किया वो भी बराबर नहीं है, 7 एलिमेंट से किया वो भी बराबर नहीं है, 8th एलिमेंट से किया तो भी बराबर नहीं है। तो इस केस में चूंकि मैच ही नहीं मिला तो आप रिटर्न करेंगे इंडेक्स विद द वैल्यू ऑफ
0, या चाहें तो -1 से भी कर सकते हैं, क्योंकि C में जो एरे सबस्क्रिप्ट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो 0 इज़ अ वैलिड पोजीशन इन एन एरे, तो -1 तो पोजीशन वैलिड नहीं हो सकती, तो उसको हम एरर मैसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्गोरिथम हम क्विकली थोड़ा सा देख लें कि एन एरे ए विद एन एलिमेंट्स एंड द पर्टिकुलर एलिमेंट x टू बी फाउंड, आउटपुट क्या है कि एलिमेंट x एग्जिस्ट और नॉट। तो हम इसको लूप चलाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द nth एलिमेंट। इफ ए फाई ऑफ x अगर उसके बराबर है, then print item exists, or you will say end the algorithm and then you will print that item does not exist in array। अगर तो उसके अंदर है तो वो है, अगर नहीं है तो आप ये एरर मैसेज दे देंगे, और ये बड़ा सिंपल है। अगर हम इसकी ट्रेसिंग का थोड़ा सा देखें तो हम एक एग्जांपल देते हैं कि ये एक एरे है जिसमें ऑलरेडी 7 वैल्यूज मौजूद हैं, 10, 7, 1, 3, -4, 2 and 3। Let's search for the number 3। We start at the beginning and check the first element in the array। तो क्या जो 10 है वो 3 के बराबर है? नहीं है। No, not it। Is the next element, जो उसको 7 के साथ करेंगे, next element है, not there either। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे। तो नेक्स्ट जब से किया तो वो 1 को जब 3 से कंपेयर किया तो नो, इट्स नॉट देयर। तो फिर हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे, यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो नाउ वी फाइंड इट, यूरेका। नाउ यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ लीनियर सर्चिंग एंड वी गो थ्रू ईच एलिमेंट इन ऑर्डर अंटिल वी फाइंड द करेक्ट वैल्यू, और वी डोंट टेल द वेरिएंट। या तो हमें मिल जाएगा या हमें आखिर तक तमाम हम एलिमेंट्स को एक एक बार देख लेंगे, तो अब तक उसमें हमें नहीं मिलेगा। तो लीनियर सर्च के एग्जांपल के तौर पर भी हमें देखें तो वी कंसिडर अ मेंबरशिप फाइल इन विच ईच रिकॉर्ड कंटेन्स अमंग अदर डेटा द नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। तो सपोज वी आर गिवन द नेम ऑफ अ मेंबर एंड वी वांट टू फाइंड हिज और हर टेलीफोन नंबर। So one way to do is to linearly search through the file, that is apply the linear search. So you basically you have to search each record of the file and one at a time until finding the given name, and hence you can वहाँ से find out कर सकते हैं कि what is the corresponding telephone number। अगर इसकी complexity की बात करें कि first of all it is clear that the time required to execute the algorithm is always proportional to the number of comparisons। So also assume that each name in the file is equally likely to be picked, क्योंकि हर एक का चांस उतना ही है। It is intuitively clear that the average number of comparisons for a file with n records is equal to n/2। That is the complexity of the linear search algorithm is given by big O to the order n for average cases। The linear search algorithm would be impossible to practice if we were searching through a list consisting of thousands of names as in a telephone book। अगर टेलीफोन बुक जिसमें के लाखों लोगों के हैं, अगर उसमें से आप लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगाना शुरू कर दें टू फाइंड आउट अ नंबर, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर आप ये देखते हैं कि नंबर्स आर सॉर्टेड अल्फाबेटिकली हैं एज इन द टेलीफोन बुक्स में जैसा होता है, then we can use an efficient algorithm जिसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं, and then we may have to use the binary search जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रा काफ़ी डिटेल से देखेंगे। तो आज हम समरी आज दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। तो आज हमने जो है इस सबसे पहले बात की थी कि कंपैरिजन हमने थोड़ा मेथड्स का किया था, एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट और एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन और पॉइंटर बेस्ड जो है लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में देखा कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एरे में वेस्टेज होती है स्पेस की, जबकि उसमें लिंक लिस्ट में नहीं होती। फिर हमने उसके हवाले से उनके जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को थोड़ा सा देखा, इंसर्ट और डिलीट के हवाले से कि, और उसमें एंड और प्रीवियस के हवाले से देखा एरेज और लिंक लिस्ट में कि किसमें लिंक लिस्ट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है और कहाँ पर एरे बेस बेहतर परफॉर्म करता है। उसके अलावा हमारा आज जो ज़्यादा फोकस रहा वो सर्चिंग पर था, सर्च ऑपरेशंस पर रहा कि व्हाट इज़, और इसमें हमने आज ज़्यादा जो रखा वो लीनियर सर्च के ऊपर फोकस रहा हमारा। हमने उसमें देखा कि कॉन्सेप्ट क्या है लीनियर सर्च का, और उसमें हमने लीनियर सर्च बेसिकली ये है कि हम एलिमेंट्स को वन बाय वन देखते हैं। एल्गोरिथम के हमने उसमें देखा कोड, उसको डिफरेंट हमने प्रोग्राम में उसके देखे।
और फिर हमने उसकी एग्जीक्यूशन भी आपको करके बताई, फिर हमने उसको ट्रेस आउट भी किया, फिर हमने उसकी वेरिएशंस देखी कि सॉर्टेड लिस्ट हो, अनसॉर्टेड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट है या ऑर्डर्ड लिस्ट है। उस हवाले से एग्जांपल्स वगैरह से हमने लीनियर सर्च को उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा फिर हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी की बात की लीनियर सर्च की, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको चूँकि बिग ओ नोटेशन वगैरह तो पढ़ा दी थी, तो हमने उस हवाले से देखा कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस, इसका वर्स्ट केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस भी देखा, एवरेज केस भी देखा। तो हमने बिग ओ के हवाले से वो चीज़ें देखी। और एवरेज जो वर्स्ट केस सिनेरियो बेसिकली बिग ओ जो वर्स्ट केस को डील करता है, तो लीनियर सर्च का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो दैट इज़ ओ बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n है। जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी उतना ही उसका मैक्सिमम, ये गारंटीड है कि उससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि लीनियर सर्च के बारे में चीज़ें आपको बड़ी बखूबी समझ में आ गई होंगी। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। डिफरेंट बुक्स में जो एग्जांपल्स हैं और जो एक्सरसाइजेस हैं उनको ज़रूर करें, ताकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा यू विल फील कॉन्फिडेंट इन प्रोग्रामिंग। अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। देयर इज़ नो अदर वे टू लर्न प्रोग्रामिंग and you feel confident if you do more and more exercises। उम्मीद है कि आपके पास घरों में भी उम्मीद रखता हूँ कि शायद कोई ना कोई कंप्यूटर्स हों, ना होंगे तो आपके लैब में तो आपके पास टाइम होता है, 3 आवर्स की लैब है। काइंडली उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल फाइंड मोर कॉन्फिडेंट। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।